Life process in textbook question answers. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement in human being? आपको मालूम है डिफ्यूजन जो है प्लांट्स में सफिशिएंट है. प्लांट्स में उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, उनके पास लंग्स नहीं है ब्रीथ करने के लिए, माउथ नहीं है ब्रीथ करने के लिए, है ना. तो वो डिफ्यूजन से उनका काम हो जाता है. क्यों काम हो जाता है डिफ्यूजन का, पहले वो समझो. उनके जैसे मान लीजिए लीफ है, ये लीफ, तो लीफ में ही स्टोमेटा होता है और वहीं से गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर हो जाती है. तो वो जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, पहली चीज फर्स्ट. और प्लांट जो है ना ब्रांचिंग शेप होता है. ब्रांचिंग समझ रहे हैं, मतलब बहुत बल्कि, ऐसा बहुत बल्कि. हमारा बॉडी तो, ह्यूमन बॉडी तो छोटा सा है, समझ लीजिए हमारा बॉडी बल्कि, तो इनका इतना बल्कि है कि इनको खूब सराउंडिंग सरफेस एरिया ज्यादा होने से डिफ्यूजन के थ्रू मिल जाता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक. और प्लांट्स मूव तो होते नहीं. अब जब मूव नहीं होते तो इनको उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए. हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में डिफ्यूजन सफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में सेल्स, all the cells may not be in direct contact of the surrounding. मान लो हमारे हाथ है ना, ये हमारे हाथ है, तो बॉडी के अंदर के सेल ये कहाँ से लेगा ऑक्सीजन, समझ रहे. जो सरफेस है पर है, चलो वो ठीक है, डिफ्यूजन से ले लेगा. अंदर वाले सेल्स कहाँ से लेंगे. तो हमारे सारे सेल्स जो है वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते. पॉइंट नंबर 1, तो डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है. पॉइंट नंबर 2, प्लांट्स के कंपैरिजन में प्लांट्स ब्रांचिंग शेप होता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता, सरफेस एरिया ज्यादा होता है. ह्यूमन बॉडी का तो उतना नहीं होता. तो हमारे लिए हमें और ज्यादा हमें स्पेशल ऑर्गन की जरूरत है. डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा. प्लस हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है. क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मूव करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. उसके जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है हमें, वो डिफ्यूजन से पूरी नहीं हो पाएगी. इसलिए हमारे पास स्पेशल ऑर्गन है ब्रीथ करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है, जिंदा है. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो मूव करे, जिसको फूड एयर वाटर की जरूरत पड़े, जो ग्रो करे, रिस्पॉन्ड करे टू स्टिमुलाई, है ना. आपको पिन लग गई तो आप दूर कर लेंगे हाथ, आपको गर्म लगा तो आप हाथ दूर कर लेते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. हम रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है. ये सब साइंस हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है. ठीक है. आउटसाइड मटेरियल क्या चाहिए होते हैं ऑर्गेनिजम्स को. देखिए, फूड, वाटर, ऑक्सीजन हमें चाहिए. जनरली जो है अर्थ पर जो लाइफ डिपेंड करती है कार्बन, हम लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक मतलब कार्बन बेस्ड, है ना. तो कार्बन बेस्ड हमारा सब कुछ, हमारी बॉडी कार्बन बेस्ड है. हम जो फूड खाते हैं वो कार्बन बेस्ड है, पूरा ऑर्गेनिक, है ना. थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक ही उसके साथ में रहता है, लेकिन मोस्टली कार्बन बेस्ड फूड हमें चाहिए होता है. लेकिन क्या है, रॉ मटेरियल्स वेरिड होते हैं. वेरिड मतलब बहुत वैरायटी है. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. वो सिंपल सा कोई ऑर्गेनिज्म है कि बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग जैसा है, प्लस किस एनवायरनमेंट में रह रहा है. पानी में रह रहा उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो गई, लैंड पे रह रहा उसकी रिक्वायरमेंट अलग है ना. तो रॉ मटेरियल्स जो है मेनली है फूड, वाटर, ऑक्सीजन. उसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स है वो वेरीड है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड एनवायरनमेंट. व्हाट प्रोसेसेस आर नेसेसरी. तो लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस में हमने पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्लांट्स में फूड का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, और ह्यूमन में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ये सब क्या है, ये सब लाइफ प्रोसेसेस है
फॉर मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ द बॉडी। इन सबको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक। ऑटो मतलब अपने आप से खुद खाना बनाना, है ना। तो वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीज बनाता। मालूम है ना आपको, फूड किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक बनाता है। जबकि हेटरोट्रोपिक जो होते हैं वो फूड अपने ऑर्गेनिक से लेते हैं, हम प्लांट्स ले लेते हैं, है ना। हम प्लांट्स एनिमल्स को अपने फूड में, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो हम ऑर्गेनिक चीज खाते हैं ज्यादातर। जबकि ऑटोट्रोपिक जो है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीजें बनाते हैं। अब आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये केवल ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया में होता है। जबकि हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फीड करता है, इनमें सनलाइट क्लोरोफिल की कोई जरूरत नहीं, इनमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये एनिमल्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब भी मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो वो पूछ रहा है कि ये रॉ मटेरियल्स आ कहाँ रहे, तो वाटर कहाँ से आया, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली जो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू जाता है। क्लोरोफिल, जो ग्रीन लीव्स हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सनलाइट हमें सन से मिल गई। तो ये पूछ रहा है कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के और कहाँ से मिलते हैं, ये हमने आंसर में कवर कर लिया। रोल ऑफ एसिड, तो आपको मालूम है हमारे स्टमक में एसिड होता है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, ठीक है। उसके कई काम है। फर्स्ट, टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। एक एंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन एक्टिवेट होता है, काम तभी चालू करता है जब मीडियम एसिडिक हो, ठीक है। तो फर्स्ट पर्पस क्या है कि पेप्सिन को एक्टिवेट करना। सेकेंड, फूड को चर्न करना, डिसॉल्व, डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना। और थर्ड, अगर फूड के साथ में कुछ बैक्टीरिया आ गया हो उसको किल कर देना। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो आप देखेंगे कि आपके माउथ में अमाइलेज होता है, वो मिक्सअप हो जाता फूड को और स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक करने के काम आता है। ये तो आप स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने देखा होगा पेप्सिन हमारे स्टमक में होता है जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि पेप्सिन, लाइपेज, ट्राइप्सिन, ये तीनों कहाँ थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फर्दर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को ब्रेक डाउन करने के काम आता है। तो ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड, ये जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड है उनको ब्रेक डाउन करना ताकि वो एब्सॉर्ब हो पाए आसानी से और स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई के थ्रू ब्लड में पहुंच जाए और ब्लड से फिर पूरे एक एक सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाए। ये काम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा डिजाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरी वॉल, मान लीजिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, तो इसमें ऐसा सब जगह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, पूरे ऊपर नीचे 360 डिग्रीज में पूरे में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इन द इनर लाइनिंग, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज। ऐसा कर क्यों रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। आपको समझ में आया सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कपड़ा लिया ऐसा, है ना, बहुत बड़ा कपड़ा और छोटे से बॉक्स में डालना है, तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बहुत बड़ा कपड़ा, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए और जगह कम है बॉक्स, तो क्या करेंगे उसके अंदर ऐसे फोल्ड कर करके डाल देंगे, ऐसे फोल्ड कर करके डाल दिया ताकि सरफेस एरिया ज्यादा है। और ये जो विलाय है, इनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत थिन वॉल्स होती हैं। कैसी होती है वॉल्स,
थिन वॉल्स होती हैं रिचली सप्लाइड विद ब्लड। यहाँ पर क्या होता है, फूड इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू ऑल द सेल्स, है ना। ब्लड के थ्रू जितनी सारी चीजें हैं, फूड प्लस और भी चीजें, वो एक एक सेल तक पहुंचा दी जाएगी। What are the advantages over aquatic does terrestrial? Terrestrial organism में और aquatic से क्या ज्यादा एडवांटेज होते हैं? आपको मालूम है कि aquatic मतलब पानी में रहने वाले, उनको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है जो वाटर में डिसॉल्व, और आपको मालूम है उसका परसेंटेज कम है, तो उनको परसेंटेज कम ऑक्सीजन मिलती है। एक बार में अगर वो सांस लेंगे, वाटर को खींचेंगे, गिल्स के थ्रू पास करेंगे, तो उनको जितनी बॉडी में ऑक्सीजन की सब रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं हो पाती। इस बार वो इसको पूरा करने के लिए वो मुंह बार बार चलाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। उनका जो रेट है ना, रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट है, क्योंकि एक बार में कम ऑक्सीजन मिली। टेरेस्ट्रियल को बेनिफिट है, एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल को, क्योंकि हमारे लंग्स इतने, देखो हमारे इतने बड़े लंग्स होते हैं कि हम एक बार में सांस लेके इतनी हवा अंदर भर जाती है ना, तो हम एक बार में मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल का। उनके लंग्स तो होते नहीं, उनके गिल्स होते हैं, तो गिल्स जो होते हैं, तो वाटर जो उनके मुंह से गया वो गिल्स के ऊपर से पास हुआ, गिल्स से उसने ऑक्सीजन जितना एब्जॉर्ब करना ऑब्जॉर्ब कर लिया, बाकी पूरा वाटर फ्लश आउट कर दिया। एक बार में उनको कम ऑक्सीजन मिलती, तो ये एक्टिविटी उनको बार 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 करनी पड़ती है। अब वो पूछ रहा है कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन का क्या प्रोसेस है। आप सबको पता होगा ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पाइरुवेट में टूटता है। पाइरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। 1 glucose breaks into 2 pyruvate in cytoplasm। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस ध्यान से देखना। अगर हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पाइरुवेट प्लस ऑक्सीजन मिलके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी मतलब एटीपी। ठीक है, 38 एटीपी जनरेट होगा। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाता है प्लस एटीपी। ओनली 2 एटीपी, बहुत कम एनर्जी जनरेट होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एक थर्ड चीज भी है, ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो गई। जैसे एक फास्ट रनर है, स्प्रिंटर है, ठीक है, वो बहुत तेज दौड़ रहा है, उसको कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन उतनी अगर बॉडी को नहीं मिली तो क्या होगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक नहीं होगा, लैक्टिक एसिड बना लेगा। लैक्टिक एसिड बनाने से वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत पेनफुल होता है। तो उस केस में भी बहुत कम एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, ये 3 तरीका है, मेनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड। हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड। आपको मालूम है कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में एक प्रॉपर्टी होती है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ में अटैच कर लेता है, चिपका लेता है, जोड़ लेता है। और ब्लड में जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां आरबीसीज जाएगा। आरबीसीज मतलब हेमोग्लोबिन जा रहा है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को साथ में लेके जा रहा है। इस तरह से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है थ्रू ब्लड। ठीक है, तो आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है अपने साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, और ब्लड में हमको मालूम है थोड़ा सा वाटर भी होता है, सॉल्ट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, फूड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये सब कैरी करता है। तो वाटर का अगर गया तो उसके साथ में थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया, निकल गया।
ठीक है। हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एरिया। तो आपने जब लंग्स पढ़ा था तो लंग्स में आपने देखा होगा दोनों साइड लंग्स है, बीच में आ रही है क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड होगी दो पार्ट में, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंकस। फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और वो एंड में, उसके एंड में बलून जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, इसको बोलते हैं एल्यूविलाई। तो ये जो एंड में, टर्मिनेट मतलब एंड, एंड में बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। बलून जैसा स्ट्रक्चर क्यों है, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। जैसे कि विलाई में था, विलाई में फिंगर लाइट प्रोजेक्शन था, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे बलून जैसा स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए ना। देखो इतनी जगह से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर सकता है, और यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज हो रहा तो क्या होगा कि हमें ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, ब्लड वेसल्स बहुत पतली चाहिए, और रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स, बहुत ब्लड वेसल्स यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो क्या करना है, हार्ट क्या करेगा, लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, ऑक्सीजन को ऐड कर देगा ब्लड में, और फिर वो हार्ट को सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो ह्यूमन बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। हार्ट एज अ पंप एक्ट करता है, बर्थ से लेकर डेथ तक हार्ट कंटिन्यूस काम करता रहता है। हार्ट रुका तो डेथ हो जाएगी। इसका काम है पंप करना। पंप नहीं करेगा तो आप मोटर के पंप नहीं चालू करोगे तो ऊपर छत पे टंकी कैसे बनेगी, फ्लो कैसे आएगा, प्रेशर चाहिए ना पानी में। तो हार्ट को पंप जैसा काम करता है। ब्लड, ब्लड वो मीडियम है जिसके थ्रू सारे इंपॉर्टेंट चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, ऑक्सीजन ऐड करना, हार्मोन्स, मिनरल्स, वाटर, सॉल्ट्स, सब लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू हो रहा है। ब्लड का ब्रेकअप देखेंगे तो प्लाज्मा, प्लाज्मा में सब कुछ होता है भाई, काम की चीजें भी होती हैं, वेस्ट मटेरियल भी निकल रहा है इसी के थ्रू, सॉल्ट जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, हार्मोन प्रोवाइड करना है, जो एक बॉडी के सेल तक, एक एक सेल तक पहुंचाने वाली चीजें हैं वो भी इसके थ्रू जाएगा, और वहां से वेस्ट वापस लाना वो भी इसके थ्रू। ये सब प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होते हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, डब्ल्यूबीसीज इन्फेक्शन फाइट करता है। उसके अलावा प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। फिर है ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हार्ट। हार्ट के बाद क्या पढ़ा, ब्लड के सेगमेंट्स। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम लोग ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज जो जो हार्ट से दूर लेकर जाती है ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है एक एक सेल तक। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ, इम्प्योर ब्लड, हाँ, हार्ट की तरफ लेकर आती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लाती है प्योरिफिकेशन के लिए। कैपिलरीज क्या होती हैं, ये जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, एक एक सेल तक पहुंचने के लिए छोटी 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 ट्यूब्स में टूटते हुए फिर इतनी पतली हो जाती है कि एक एक सेल तक वो सारी चीजें सप्लाई कर सके। उनको बोलते हैं, पतली जो पाइप्स है आर्टरीज और वेन्स की, उसको बोलते हैं कैपिलरीज। ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हार्ट, फिर ब्लड के सारे पार्ट्स और ब्लड वेसल्स के बारे में समझा दिया। मैमल्स और बर्ड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों जरूरी है? देखिए हमारे बॉडी, बर्ड्स, मैमल्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा मूव करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और आपको मालूम है एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या नहीं मिलेगा तो एनर्जी कम बनेगी, आपको मालूम है ना। तो ब्रेकडाउन जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत होनी चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत होने के लिए ये जरूरी है कि ऑक्सीजन
और डीऑक्सीनेटेड ब्लड से मिल ना जाए। ऑक्सीजन रिच ब्लड अलग आए और डीऑक्सीनेटेड रिच ब्लड अलग आए, इसलिए वहां पर क्या लगे होते हैं, वाल्व, जो उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं, मिक्स होने से रोकते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम फर्स्ट क्या है, जाइलम, और नेक्स्ट क्या है, फ्लोएम। जाइलम किस काम आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के। फ्लोएम किस काम आता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके कंपोनेंट्स बोल रहा क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके, मैंने लास्ट टाइम आपको डायग्राम जो है फास्ट बनाने का मेथड बता दिया था। फर्स्टली इसमें होती है वेसल्स, मोटी पाइप, और सेकेंड बैकयार्ड, ये पतली पाइप, ये दोनों के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ओनली इन वन डायरेक्शन, नीचे से ऊपर। इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा है, आप देखो ये लिविंग सेल्स है ना, यहाँ पर सेल्स है। उसके अलावा फोर्थ इज फाइबर सपोर्ट देने के लिए। जबकि फ्लोएम में आपको फर्स्टली मिलेगा क्या है, ये सीव ट्यूब। लेकिन सीव ट्यूब जो है, बीच बीच में सीव प्लेट्स लगी है और इनमें होल्स हैं, इनके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड, ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और सीव ट्यूब के साथ में आपको मिलेगा कंपेनियन सेल्स, ये दोनों साथ में ही रहते हैं, ये दोनों का काम ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद पैरेन्काइमा तो रहेगा ही, और पैरेन्काइमा के साथ में फाइबर टू गिव सपोर्ट, राइट। ये है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, देखिए वाटर तो आपको मालूम ही है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अभी हमने पढ़ा जाइलम के थ्रू। मिनरल्स, तो मिनरल्स सॉइल में रहेंगे और सॉइल से वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, समझ गए। और वो ही वाटर जो मिनरल्स डिसॉल्व हो गए वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। किससे एब्जॉर्ब हो जाएगा, रूट से एब्जॉर्ब करेगा, है ना। कैसे मूव करता है मालूम है ना, डिफ्यूजन, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मूव कर जाएगा। मूव करने का एक तरीका, एक रीजन तो ये भी है, देयर इज डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा रीजन अभी हम पढ़ रहे हैं नीचे, ठीक है। दूसरा सेकंड रीजन जो ये है, वाटर लॉस होता है लीफ से, आपको मालूम है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। एक प्लांट है, इसकी ये लीफ है, और लीफ से भी वाटर जो है लूज हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर लूज होता रहता, उड़ता रहता है, जिससे आसपास का एरिया ठंडा रहता है। आप समझ रहे हैं ना, ट्रीज बहुत लगाएंगे तो वाटर लूज करेगा, तो वाटर वेपर कंटेंट बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में और कंपैरेटिवली कूलर रहेगा। तो ये देखिए, ये ऊपर पानी खींच रहा है, तो ऐसा समझ लो कि ये जो ऊपर पानी खींच रहा है, जो उड़ रहा है ट्रांसपिरेशन से, वो नीचे से पानी खींच रहा है, समझ लीजिए। तो ऐसा समझ लो कि एक सक्शन पंप जैसा लग गया, वो ऊपर खींच रहा ना, इसकी वजह से और पानी ऊपर खींचता है। Water moves creating a column and thus steadily push forward, और ये पानी को ऊपर खींचता रहता है। एक तो फर्स्ट रीजन क्या बताया, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड रीजन क्या बताया, वाटर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा लीफ से, वो एक सक्शन जैसा एक्ट करता है, तो वाटर पुल हो जाता है थ्रू द जाइलम। इस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और मिनरल्स वाटर के साथ में डिसॉल्व होके वो भी साथ में ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करें कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। कहाँ होता है, फ्लोएम में, अभी हमने पढ़ा था। तो प्लांट जो फूड बना रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये फूड तो सबको देना है, खाना सबको खाना है, एनर्जी सबको चाहिए, फ्रूट्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, है ना, लीव्स को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है टू ईच एंड एवरी पार्ट। हमने पढ़ा था अभी फ्लोएम के पार्ट जो सीव और कंपेनियन सेल्स, ये है मेनली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों फूड की रिक्वायरमेंट सबको है, ऊपर भी वालों को पहुंचाना और नीचे भी, ठीक है ना।
एक बिल्डिंग में बीच में किचन है तो ऊपर वाले को भी खाना पहुंचाना, नीचे वालों को भी खाना पहुंचाना। अब जो फूड बना है सुक्रोज, वो ट्रांसपोर्ट करना है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से ये मूव करता है, क्या फूड मूव करता है थ्रू द फ्लैम, और इस तरह से वो फूड हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में क्या क्या हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बचेगा वो यूरिक फॉर्मेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, पाइप जो है ना अचानक से मोटी पाइप से पतली हो जाती है। मोटी पाइप यहाँ आ रही है, यहाँ मोटी पाइप थी, अचानक यहाँ अंदर ग्लोमेरुलस में पाइप हो जाती है पतली। जब पाइप का साइज चेंज होगा ग्लोमेरुलस में तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होगा, जो वाटर और साथ में इम्प्योरिटीज है वो सब स्क्वीज आउट हो जाएगी। स्क्वीज आउट हो जाएगी मतलब ये ग्लोमेरुलस से किसमें चली जाएगी, बोमन कैप्सूल में चली गई। लेकिन ध्यान रखना कि क्या क्या चला गया, वाटर, डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज प्लस बहुत सारी काम की चीजें भी निकल गई प्रेशर से, ठीक है, बोमन कैप्सूल में कलेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है रीएब्जॉर्प्शन। अब जो बोमन कैप्सूल से आगे जो जा रहा है रास्ता, क्या पीसीटी और लुकोफेनल, वहां पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि कुछ काम की चीजें एक्स्ट्रा वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये तो काम का था, ये भी फ्लश आउट हो गया। फ्लश आउट क्यों हो गया, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस हुआ तो फ्लश आउट हो गया, काम की चीजें भी फ्लश हो गई, अब उनको रीएब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो रीएब्जॉर्ब यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद जो इम्प्योरिटीज बची जो रीएब्जॉर्ब नहीं होती वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाती है, यूरिक फॉर्मेशन, जितने नाइट्रोजन स्पेस, यूरिया, ये सब वहां पर जाकर कलेक्ट हो जाते हैं इन द कलेक्टिंग डक्ट। इधर देखिए, तो डर्टी ब्लड यहाँ आ रहा है, मैं रेड से समझा देता हूँ। यहाँ से आया डर्टी ब्लड, ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस से फ्लश आउट हो गया, किसमें आ गया, बोमन कैप्सूल में आ गया, बोमन कैप्सूल से ये आ रहा है पीसीटी में, ट्यूब में, ये नीचे जा रहा है लुकोफेनल में, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो काम की चीजें थी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, ये सब पूरा रीएब्जॉर्ब हो गया। और लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा और रीएब्जॉर्ब, कुछ और वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, और बाकी जो अनरीएब्जॉर्ब चीजें हैं, नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिया, वो सब जाकर कहाँ कलेक्ट हो गया, इन द कलेक्टिंग डक्ट। और जो क्लीन ब्लड, प्योर ब्लड, वो आपका यहाँ पर आ गया, बॉडी में सप्लाई हो गया, ठीक है। ये हो गया वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, फिगर से भी समझा दिया और थ्योरी से भी। प्लांट्स अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैसे रिमूव करता है? गैशियस वेस्ट भी हो सकते हैं, लिक्विड वेस्ट और अदर वेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो गैशियस वेस्ट तो स्टोमाटा से चले जाएगा, ऑक्सीजन जो उसने प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव करना या ऑक्सीजन, वो स्टोमाटा के थ्रू निकल जाएगा लीव्स में। लिक्विड जो है वाटर एक्स्ट्रा, वो भी स्टोमेटा के थ्रू निकल गया। अब बचा जो अदर वेस्ट है, वो डेड लीव्स में, लीव्स के फॉर्म में रहेगा या फ्रूट्स के फॉर्म में रहेगा, और समय समय पर पत्तियां गिर जाएंगी, फ्रूट्स गिर जाएंगे, तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है रिमूव हो गया। कहीं कहीं पर प्लांट्स क्या करते हैं, रेजिन और गम सिक्रीट करते हैं वेस्ट फॉर्म में, और कई बार क्या होता है कि नोट्स जो है, रूट्स के नोट्स, वो भी वेस्ट थ्रो आउट कर देते हैं सॉइल। तो रूट्स भी वेस्ट थ्रो कर देता है कहाँ, सॉइल। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड। रेगुलेट मतलब कंट्रोल। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड? देखिए, यूरिन में एक्सेस वाटर है, हमें मालूम पानी बहुत पीना चाहिए। पानी बहुत क्यों पीना चाहिए?
क्योंकि जो इम्प्योरिटीज हैं आपकी यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो वाटर में डिसॉल्व होके ही तो निकालनी है, समझ गए? वाटर में डिसॉल्व ऐसे नहीं निकलता है ना। आपके घर में सफाई करनी है आपको, तो हम पानी डाल डाल के साफ करते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो गया। तो ये सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है बॉडी से, तो वाटर के साथ में डिसॉल्व होगा। तो वाटर के साथ में आपके जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो गए और फिर वो फ्लश आउट हो जाएंगे बॉडी से, समझ गए? हॉट डे में क्या होता है, बहुत पसीना आता है, बहुत पसीना आता है तो बहुत ज्यादा पानी जो है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। और थोड़ा जो वाटर बचा वो किडनी डी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यूरिन का क्वांटिटी कम हो जाता है। लेकिन विंटर्स में हम लोग ज्यादा स्वेट तो करते नहीं और ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, तो जैसे जो बचा एक्स्ट्रा वाटर वो यूरिन, मतलब बॉडी को जितना पानी चाहिए वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा वाटर ही रिमूव करता है, याद रखना, ठीक है। किडनी कौन से सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जाइलम का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ऑटोट्रोपिक मोड को क्या चाहिए, सब चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाएगा। और तो ऑल ऑफ दी ऑप्शन हो ना, ध्यान से देख लिया करो, नहीं तो एक आध तो देखा और आप जल्दी से मार्क कर दिए। पायरुवेट gives carbon dioxide energy takes place, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो टोटल ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पढ़ाया था अभी ऊपर। हाँ, फैट कैसे डाइजेस्ट होते हैं, आपको मालूम होगा, फैट डाइजेस्ट स्टमक में तो नहीं होता, स्टमक में नहीं होता, वो निकल के आ जाता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है तो आपको मालूम है कि हमारे लिवर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस किसमें कलेक्ट हो जाता है, गॉल ब्लैडर, और वहां से जब जरूरत पड़े वहां से बाइल जूस सिक्रीट होता, तो वो क्या करता, लार्ज जो ग्लोब्यूल्स है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, कौन, बाइल जूस। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को उसने तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, इमल्सिफाई कर दिया। एक काम और है बाइल जूस का, स्टमक से जो फूड आ रहा था एसिडिक, क्योंकि HCl था वहां पर, अब उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना है और बेसिकली क्या है, थोड़ा सा एल्कलाइन बनाना है। तो बाइल जूस एल्कलाइन होता है, वो पूरे फूड को एल्कलाइन कर देता है। एल्कलाइन नहीं करेगा तो पेनिक्रेटिक एंजाइम्स जो लाइपेज है काम नहीं करेंगे। लाइपेज किस मीडियम में काम करता है, एल्कलाइन मीडियम में। जैसे हमने पढ़ा था ना पेप्सिन, पेप्सिन किस मीडियम में काम करता है, एसिडिक। तो एसिड सिक्रेट होगा तो पेनिक्रिया वो पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। उसी तरह से एल्कलाइन मीडियम लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, जो फर्दर डाइजेस्ट कर देगा, फैट को तोड़ देगा फैटी एसिड में। इस तरह से फैट डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी। सलाइवा का क्या रोल है, तो आपको मालूम है सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, सलाइवा में होता है अमाइलेज। जब हम च्यू करते हैं फूड को तो फिजिकली ब्रेक डाउन होता है ना, दांतों से हम चबा लेते हैं, फिजिकल ब्रेक डाउन होता है, लेकिन सलाइवा के साथ में मिक्स होके अमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करने के काम आता है, जो फर्दर बॉडी के पार्ट में नहीं हो सकता। ध्यान रखना, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना ये मुंह में ही हो जाना चाहिए, तो सलाइवा के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए बोलते हैं कि अच्छे से आप चबा के खा, अच्छे से। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चाहिए, आपको मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। अब वो बोल रहा है उसके स्टेप्स बताओ, बिल्कुल। तो आपको मालूम है कि क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड स्टेप वाटर स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिट होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। और थर्ड स्टेप में ये जो हाइड्रोजन बना, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और ग्लूकोज बनाता है। इस तरह से फूड प्रोड्यूस हुआ, फोटोसिंथेसिस पूरा 3 स्टेप में हो रहा। फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, क्योंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी केवल क्लोरोफिल में होती है। सेकेंड स्टेप में क्या किया, वाटर स्प्लिट किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड ने यूज किया, बनाया ग्लूकोज। ठीक है। और आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में फिर आगे क्या होता है, ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या हो गया, उसका बाय प्रोडक्ट। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक आंसर वैसे हम लोग इसका कर चुके हैं, है ना। एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर, एंड प्रोडक्ट्स क्या है इसके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, मतलब क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एटीपी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है लेकिन वाटर नहीं, अल्कोहल बन जाता है ज्यादा, 38 एटीपी, यहाँ पर ओनली 2 एटीपी। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखना, ये साइटोप्लाज्म। ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, तभी तो कम एनर्जी जनरेट हुई। 5 पॉइंट्स है इसमें। और वो पूछ रहा है कि एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का कोई एग्जांपल बताइए, तो यीस्ट एंड बैक्टीरिया। हाउ आर एल्यूविलाई डिजाइंड, यह पढ़ चुके हैं ना कोई आंसर में पहले। तो एल्यूविलाई का डिजाइन क्या होता है, एल्यूविलाई जो आपका आया, ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स, उसके एंड में बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है ताकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहे। सरफेस एरिया ज्यादा होने से, और थिन सेल वॉल्स बहुत पतली होती हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ताकि यहाँ पे एक्सचेंज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए। ये इफेक्टिव होने के लिए 3 चीज चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, इसलिए बलून जैसा स्ट्रक्चर कर दिया, और फिर थिन वॉल्स होनी चाहिए, रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस बहुत इजी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना और ऑक्सीजन ऐड करना, ये इजी हो जाएगा। अगर किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो आपको तो पता है हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई मतलब ऑक्सीजन बॉडी में जा नहीं रहा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो रेस्पिरेशन की कमी हो गई, एनर्जी कम जनरेट होगी। एनर्जी कम जनरेट होगी तो फिर आपको लेस एनर्जी रहेगी हमेशा। ठीक है, टायर्डनेस रहेगा, वीकनेस रहेगा, सांस लेने में दिक्कत जाएगी, इसको हम बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, इसके लिए हमें आयरन रिच, हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से, आयरन की चीजें खानी चाहिए। और किसी में अगर डेफिशिएंसी है, ब्लड टेस्ट से देखा कि हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको फिर टैबलेट्स भी लेने पड़ सकते हैं। नेचुरल डाइट से जो इम्प्रूव कर रहे हैं, अदरवाइज आपको टैबलेट्स लेने पड़ेंगे। डबल सर्कुलेशन, यहाँ पर फिगर नहीं है ना, डबल सर्कुलेशन। देखिए आपको ये पता है कि हमारा हार्ट 4 चेम्बर्ड है, यहाँ पर लंग्स है, ये लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। वेन्स वो होती हैं जिससे ब्लड हार्ट की तरफ आता है। तो राइट साइड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम अभी लेफ्ट साइड पढ़ रहे हैं। ये जो लेफ्ट साइड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट ऑट्रियम में आया, उससे जाएगा लेफ्ट। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे पंप लगा वो पंप करेगा।
पंप करेगा तो एरोटा के थ्रू ये जाएगा ब्लड, फिर कैपिलरीज में टूटेगा और सेल्स तक पहुंचेगा, वहां से फिर वापस कैपिलरीज के थ्रू वेना कावा के थ्रू कहाँ आएगा, राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर पंप लगा, यहाँ से पंप करेगा तो ये फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स जाएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाएगा, ऑक्सीजन ऐड करके फ्रेश ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो देखिए राइट साइड रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड। बाकी जो भी इसमें लिखा है वो पूरा मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया। जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस, वैसे तो हम डायरेक्ट इसको पढ़ चुके हैं। वाटर मिनरल्स, यहाँ फूड, ये वन वे, ये बोथ वेज, ये डेड होते हैं। लिविंग थिक वॉल्स होती, क्योंकि डेड है डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हो जाती है, इसकी वॉल्स थिक हो जाती है, ये थिन है, और जबकि ये सेलुलोज से बनी होती है। लिविंग है ना, तो सेलुलोज से बनी होगी। ये लीव्स की तरफ लेके जाएगा और ये ग्रोइंग प्लांट्स टिप्स की तरफ लेकर जाएगा। एल्यूविलाई और नेफ्रॉन, एल्यूविलाई कहाँ है, लंग्स में, एंड नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी। तो ये लंग्स का फंक्शनल यूनिट है, ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। एल्यूविलाई की जो वॉल्स थिन होती हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होने के लिए उसको बलून शेप दे देते हैं, रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स। नेफ्रॉन में भी थिन वेसल्स होती, जहां भी एक्सचेंज होना ना थिन वेसल्स ही होंगी, सरफेस एरिया ज्यादा, ब्लड वेसल्स रहेंगी, डेफिनेटली सिमिलैरिटी। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, ऑक्सीजन ऐड करेगा, जबकि यहाँ पर ये नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया को रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी।